हेलो दोस्तों, आज हम आपका स्वागत है शांति निकेतन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। आज हम आगे बादशाह हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। बादशाह हुमायूं। दोस्तों, बादशाह जो बाबर का बेटा था, बड़ा ही बड़ा, वो हुमायूं था और वह दिल्ली की गद्दी पर नासिरुद्दीन हुमायूं के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, उसका पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं। दोस्तों, इसके 4 भाई और थे, यानी कि बाबर के 4 बेटे और थे, जिनमें 3 तो हुमायूं के सगे भाई थे, कामरान, हिंदाल और अस्करी, और एक सौतेला भाई था। उसका नाम था सुलेमान। दोस्तों, जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में भी बांटा और क्या किया, कामरान को काबुल और कंधार का प्रदेश दे दिया, यानी कि तुम वहाँ की जिम्मेदारी संभालो। तो बाबर ने कामरान को कौन से प्रदेश दिए? काबुल व कंधार। काबुल व कंधार। हिंदाल को संभल का प्रदेश दिया। अस्करी को हेरात दे दिया और सुलेमान को उसने बदख्वा का प्रदेश दिया। बदख्वा का प्रदेश दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि बाबर के 5 पुत्र थे, जिनमें यानी कि 4 तो सगे भाई जैसे हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, और उनका एक सौतेला भाई, कौन सा? सुलेमान। अब बाबर के बाद में हुमायूं गद्दी पर आसीन हुआ 1530 में। तो क्या हुमायूं नासिरुद्दीन हुमायूं के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच में किया, जिसमें उसने कामरान को काबुल व कंधार का प्रदेश दिया, हिंदाल को संभल का प्रदेश दिया, अस्करी को हेरात का प्रदेश दिया और अपने सौतेले भाई सुलेमान को बदख्वा का प्रदेश दिया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हुमायूं था ना, हुमायूं, उसकी ज्योतिष शास्त्र के प्रति बहुत आस्था थी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था। और उसने इस उद्देश्य से ही एक दीन पनाह नगर की स्थापना की। यानी कि कोई पूछ ले आपसे दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी, बादशाह हुमायूं ने की थी। दोस्तों, फिर क्या हुआ कि जैसे बाबर के बाद में क्या था कि जैसे हुमायूं भी सैन्य उपलब्धियों के कारण अपने राज्य का विस्तार करने में लग गया। तो दोस्तों, हुमायूं की जर्नी इतनी अच्छी नहीं रही। 1530 से 1540 तक उसने राज्य किया। फिर क्या है कि जैसे जर्नी के बीच में चलते चलते ही क्या हुआ कि उसका सामना शेर खान से हो गया। शेर खान कौन था? अफगान। अब बात 1539 की है, जब शेर खान अपनी सेना लेकर, अफगानी सेना लेकर 1539 में
1539 में चौसा के युद्ध में शेर खान अफगानी सेना को लेकर चौसा के मैदान में आ डटा और उसका सामना हुमायूं से यानी कि मुगलों से था। तो मुगलों से था तब 1539 में उनका भयंकर युद्ध हुआ चौसा के मैदान में। तो उसमें क्या है कि जैसे मुगलों की ओर से और अफगानों की ओर से, तो मुगलों की ओर से तो हुमायूं ने ही नेतृत्व किया अपनी सेना का, और अफगानों की ओर से शेर खान ने। ठीक है दोस्तों, शेर खान ने इस सेना का नेतृत्व किया। क्या इस युद्ध में शेर खान ने अपनी कूटनीतिज्ञता से हुमायूं को परास्त कर दिया, यानी कि इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई। ठीक है दोस्तों, फिर इस युद्ध में जब हुमायूं की हार हुई तो इस युद्ध में हुमायूं की जान एक निजाम नाम के बिस्ते ने बचाई थी। निजाम नामक बिस्ते ने चौसा के युद्ध में बिस्ते ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रहेगा, ये एक बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आया था। तो चौसा के युद्ध में ऐसे अगर आपको पूछा जाए कि चौसा के युद्ध में जब हुमायूं हार गया था तब उसकी जान किसने बचाई थी, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा उसमें कि एक निजाम नामक भिस्ती था जिसने चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान बख्शी थी, यानी कि जान उसकी बचाई थी। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों उसके एक साल बाद ही 1540 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, 1540 ईस्वी में फिर शेर खान का सामना हुमायूं से हो गया। अब हुमायूं पहले ही हारा हुआ था चौसा के युद्ध में, उसकी सैन्य शक्ति भी कम थी, उसकी क्षीणता बढ़ती ही जा रही थी, यानी कि सेना का बुरा हाल था। फिर उसकी लड़ाई फिर से हो जाती है किसके, अब की बार ये कन्नौज में आ भिड़ते हैं। तो कन्नौज का युद्ध, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, यानी कि बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं। तो कन्नौज के युद्ध में, अब कन्नौज के युद्ध में भी दो ही शक्तियाँ, मुगल और अफगान। तो मुगलों की ओर से हुमायूं लड़ने के लिए आया और अफगानों की ओर से शेर खान लड़ने को आया। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि शेर खान ने दोबारा हुमायूं को पराजित कर दिया। तो इस हार से ही हुमायूं को भारत छोड़कर ईरान भागने को मजबूर होना पड़ा। दोस्तों क्या हुआ कि जैसे संपूर्ण तरीके से हार प्राप्त करने के बाद हुमायूं को ईरान की तरफ अपना रुख करना पड़ा। अगर वह भारत में रहा तो उसकी जान नहीं बख्शी जाएगी। तब उसने निर्वासित होकर ईरान की ओर प्रस्थान किया। ठीक है दोस्तों, बिलग्राम की युद्ध के हार के बाद जब हुमायूं ईरान में मारा फिर रहा था, तब उस निर्वासित जीवन में एक व्यक्ति था, काबुल का व्यक्ति था, उसका नाम था शेख अली अख्तर। शेख अली अख्तर दोस्तों, इसको मुगलों के इतिहास में मीर बाबा भी कहा जाता है। दोस्तों एक व्यक्ति था काबुल का, जब हुमायूं अपने निर्वासित जीवन को काट रहा था तब यह व्यक्ति आगे आया और उसकी मदद की। इसे मुगल इतिहास में मीर बाबा भी कहा जाता है। शेख अली अख्तर ने क्या किया कि हुमायूं को सैन्य सहायता भी दी और अपनी पुत्री हमीदा बानो का विवाह, यानी कि हमीदा बानो का निकाह हुमायूं के साथ कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलकर ये हमीदा बानो जो मुगल इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध है, मरियम मकानी। दोस्तों अगर मुगल इतिहास उठाकर देखा जाए तो हमीदा बानो का नाम क्या मिलेगा, मरियम मकानी। और दोस्तों शेख अली अख्तर का नाम मुगल इतिहास में मीर बाबा
मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपनी पुत्री का विवाह हुमायूं के साथ कर दिया, हमीदा बानो के साथ। हाँ, आगे चलकर ये हमीदा बानो ही अकबर की माँ बनी। ठीक है दोस्तों, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। तो अमरकोट में अकबर को जन्म दिया था हमीदा बानो ने। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलकर यही अकबर की माँ बनी, यानी कि एक महान सम्राट दिया मुगलों को। ठीक है दोस्तों, अब निर्वासित जीवन जीने के बाद ये हुमायूं ईरान में ही अपनी शक्ति का संगठन करता रहा, शक्ति को बढ़ाता रहा, सैन्य शक्ति को बढ़ाता रहा दोस्तों। उसके बाद में क्या है, जैसे ये 1555 में ईस्वी में भारत लौट के आता है। तो दोस्तों 1555 ईस्वी में जब ये भारत लौट के आता है, ये यहाँ चल रहा था, मई का महीना चल रहा था, मई 1555 की बात है। अब यहाँ पंजाब में एक जगह पड़ती है मच्छीवाड़ा नाम की। तो मच्छीवाड़ा नाम की एक जगह पड़ती है पंजाब में। किस में है? पंजाब में। तो मच्छीवाड़ा में इसने आक्रमण किया। तो वहाँ मच्छीवाड़ा में अफगान सेना के साथ इनका फिर मुकाबला हुआ कि क्योंकि उस समय दिल्ली में किसकी सत्ता थी? अफगानों की सत्ता थी। और राज किसका चल रहा था? अफगानों का चल रहा था। तो लड़ने कौन आएंगे आगे उनसे? तो अफगान ही लड़ने आएंगे। तो मुगलों का और दोबारा अफगानों का युद्ध हुआ, और ये पंजाब में मच्छीवाड़ा नाम की जगह पर हुआ। तब इसे मच्छीवाड़ा का युद्ध भी कहा जाता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो ये हुआ था 16 मई 1555 ईस्वी, ऐसे आसपास है, यानी मई 1555 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों मच्छीवाड़ा पंजाब में एक जगह पड़ती है, वहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। मुगलों का नेतृत्व किसने किया? मुगलों का नेतृत्व किया हुमायूं ने। और अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? 2 अफगान सेनापति थे, नसीब खान और तातार खान। यानी कि अफगानों के 2 सेनापति थे, वो इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके नाम थे नसीब खान और तातार खान। ठीक है दोस्तों, अब इस युद्ध में मुगल सेना की विजय हुई, यानी कि हुमायूं जीत गया। ठीक है दोस्तों, इस समय शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो चुकी थी और शेरशाह सूरी के वंशज शासन कर रहे थे भारत में। तो तब इस समय में हुमायूं ने आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मनोबल बढ़ा मुगल सेना का। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि जैसे 1555 यानी कि 55 ईस्वी में ही दोबारा, यानी कि जून की बात, 1 महीने की बाद की बात है, 1555 ईस्वी, इसमें फिर ये सरहिंद नाम की जगह पर दाव बोलते हैं। तो सरहिंद नामक जगह पर दोबारा से नए आमने सामने हुई, वही मुगल और अफगान सैन्य शक्तियां। ठीक है दोस्तों, तो अफगान और मुगल आमने सामने दोबारा हो गए। मुगलों की ओर से लड़ने के लिए कौन आया? बैरम खान। बैरम खान, ये वही बैरम खान है जो अकबर का संरक्षक था, जिसे अकबर का गार्जियन बनाया गया था, अकबर का संरक्षक बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो मुगलों की ओर से कौन लड़ने को आया, यानी कि मुगलों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था सरहिंद के युद्ध में? बैरम खान कर रहा था। और अफगानों की ओर से कर रहा था इनका नेतृत्व सिकंदर सूर, यानी कि शेरशाह सूरी का वंशज। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में दोस्तों फिर मुगलों की विजय होती है, और इस विजय से ही ये भारत पर पुनः आधिपत्य स्थापित कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि फिर से भारत में किसका शासन आ जाता है? मुगलों का। और मुगलों का यानी कि सम्राट हुमायूं दोबारा से गद्दी पर बैठता है। ठीक है दोस्तों, गद्दी पर बैठने के बाद 1555 से 1556 तक राज करने के बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई?
उसने दीनपनाह नगर बसाया था ना, उसमें ही एक पुस्तकालय लगवाया था जहां वह अपनी अध्ययन विद्या करता किया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अध्ययन विद्या करने के बाद जो पुस्तकालय से आ रहा था, तो पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। ठीक है दोस्तों। तो उसकी मौत हो गई। अब सरीन का युद्ध भी हो गया, 4 बैटल पड़े इसमें। ठीक है दोस्तों। तो हुमायूं का काल भी देख लिया हमने। अब 1556 ईस्वी में मौत होने के बाद एक मेन चीज और रही है। अब हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जैसे अलग अलग नक्षत्रों, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग रंग का विधान है, इसलिए वो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है दोस्तों। दीनपनाह नगर में 1556 ईस्वी में दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। उसके बाद में शासक कौन बना? अकबर बना, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे बाबर पढ़ा हमने, हुमायूं पढ़ा, तो आगे चलकर हम अकबर पढ़ेंगे। फिर आगे के बादशाह जैसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, ऐसे मुगल बादशाह पढ़ते जाएंगे, उससे हमारा वीडियो आता जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।